हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सहसंयोजक यौगिक तथा आयनिक यौगिकों की तुलना। यह टॉपिक आपकी क्लास 11th। आज की ये वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पेज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तरफ हम लोग आयनिक यौगिकों के गुणों की बात करेंगे और दूसरी तरफ सहसंयोजक यौगिकों के गुणों को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वे यौगिक जिनमें परमाणुओं के मध्य आयनिक आबंध होते हैं आयनिक यौगिक कहलाते हैं, जैसे NaCl, Na2SO4 इत्यादि। दोस्तों, आपको पता है कि यदि NaCl में हम देखें तो यहाँ पे आयनिक आबंध है, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी समझाया है। ऐसे सभी यौगिक जिनमें परमाणु आपस में आयनिक आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं आयनिक यौगिक कहलाते हैं। वे यौगिक जिनमें परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध होते हैं सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं, जैसे CO2, H2O इत्यादि। आप जानते हैं कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना हुआ आबंध सहसंयोजक आबंध कहलाता है। तो क्योंकि इन यौगिकों में परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक आबंध बने हैं, इसलिए इनको हम सहसंयोजक यौगिक कहेंगे। उम्मीद है बात आपको क्लियर है। आयनिक यौगिकों के अवयवी कण आयन होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अवयवी कणों का अर्थ है कि कोई पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है उन्हें अवयवी कण कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम कह सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो यदि आयनिक यौगिक में हम कणों को चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि अवयवी कण आयन होंगे और सहसंयोजक यौगिक में अवयवी कण अणु होते हैं। एक इमेज के माध्यम से बात को क्लियर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर NaCl के एक क्रिस्टल का हमने आपको इमेज दिखाया है। जब इसकी एनालिसिस करके हम अवयवी कणों की जांच करते हैं तो हमको मिलता है कि इसमें जो अवयवी कण है या तो Na+ है या फिर Cl- है। ऐसे बहुत सारे Na+ और Cl- आपस में मिलकर इस क्रिस्टल का यानी इस ठोस का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी तरफ यदि हम सहसंयोजक यौगिक का उदाहरण लें तो देखिए, यहाँ पर हमने बर्फ के क्रिस्टल को दिखाया है। तो यदि हम बर्फ या आइस में देखते हैं तो अवयवी कण H2O होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ H2O की संरचना आपको दिखाई गई है। जितने भी ये अवयवी कण हैं ये कोई आयन नहीं है बल्कि ये अणु हैं और इनका आणविक सूत्र H2O है। तो यही बात हमने लिखा है, सहसंयोजक यौगिक में अवयवी कण अणु हैं और आयनिक यौगिक के अवयवी कण आयन होते हैं। तो चलिए अगले गुण को देखते हैं। आयनिक यौगिक कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, जैसे NaCl ठोस होता है, CaSO4, CaCO3 ये सब ठोस होते हैं। अब ठोस क्यों होते हैं अभी हम बात करते हैं। पहले हम सहसंयोजक यौगिकों को देखते हैं। अधिकांश सहसंयोजक यौगिक कमरे के ताप पर द्रव होते हैं या फिर गैस होते हैं, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। तो इसमें जल आप जानते हैं द्रव अवस्था में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस अवस्था में होती है। लेकिन कुछ सहसंयोजक यौगिक ऐसे भी होते हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं रूम टेम्परेचर यानी कमरे के ताप पर, जैसे चीनी की बात करें। अब थोड़ा हम समझते हैं कि ऐसा क्यों है कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में है। तो आप जानते हैं कि आयनिक यौगिक के अवयवी कण आयन होते हैं। जैसे NaCl में अवयवी कण हम देखें तो Na+ और Cl- आयन होते हैं। और आप जानते हैं कि ये आयन जो होते हैं इनके मध्य एक बहुत ही मजबूत विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है। तो यहाँ पर अवयवी कणों के मध्य एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, जो कि अवयवी कणों को एक दूसरे के समीप ला दे रहा है। मतलब ये बल इतना मजबूत है कि Na+ और Cl- को काफ़ी करीब पकड़ के रखा है। और आप जानते हैं यदि अवयवी कण ज़्यादा पास पास होंगे तो पदार्थ की अवस्था ठोस होती है। यदि बात करें हम सहसंयोजक यौगिकों में तो आप जानते हैं सहसंयोजक यौगिक के जो अवयवी कण होते हैं ये अणु होते हैं। और यहाँ पर जो अणु के मध्य का आकर्षण है यह वांडर वाल आकर्षण बल है।
दोस्तों यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर वांडल वाला आकर्षण बल है या फिर सहसंयोजक आबंध है। तो आप जानते हैं सहसंयोजक आबंध तो यहाँ पर परमाणुओं के मध्य है। H2O में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु हैं यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन एक H2O मॉलिक्यूल का दूसरे H2O मॉलिक्यूल के साथ जो आकर्षण है यह वांडर वाल आकर्षण बल है, जो कि काफी दुर्बल आकर्षण होता है। और दुर्बल आकर्षण होने के कारण ये जो अणु होंगे ये एक दूसरे से काफी दूर रहेंगे, और जब अणु दूर दूर होंगे यानी अवयवी कण दूर होंगे तो पदार्थ की भौतिक अवस्था या तो द्रव होगी या थोड़े और दूर होने पर गैस होगी। अब यहाँ पे बात करें कुछ अपवाद की, जैसे चीनी। तो चीनी में ये अवयवी कण काफी करीब होते हैं, इसलिए ये ठोस हो जाती है। अब क्यों ऐसा है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग चीनी की आणविक संरचना यानी सुक्रोज की आणविक संरचना पढ़ेंगे तब। बात क्लियर है? तो अधिकांश सहसंयोजक यौगिक द्रव होते हैं या गैस होते हैं, केवल कुछ ऐसे हैं जो ठोस होंगे। तो अगले गुण को देखते हैं। आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं। अब इसके कारण को समझने की कोशिश करें। तो देखिए यहाँ पर हमने NaCl का एक टुकड़ा दिखाया है आपको, और यहाँ पर हम इस टुकड़े को गर्म कर रहे हैं। चलिए सहसंयोजक यौगिक में भी हम ले लेते हैं एक पदार्थ, ये बर्फ का टुकड़ा है और इसको हम गर्म कर रहे हैं। आप जानते हैं बर्फ का आणविक सूत्र H2O होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब हम इन दोनों को एक साथ गर्म करना शुरू करेंगे तो बर्फ में जो ये अणु हैं H2O के, जो आपस में वंडरवाल आकर्षण बल द्वारा जुड़े हैं, ये शीघ्रता से यानी कि बहुत आसानी से एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो जल के अणु एक दूसरे से दूर चले गए। अब क्वेश्चन ये है कि इतनी आसानी से जो जल के अणु थे या जो बर्फ के अणु थे वो एक दूसरे से दूर क्यों हो गए? तो इसका कारण है कि इनके मध्य था एक दुर्बल बल जिसको वंडरवाल आकर्षण बल कहते हैं, और जैसे ही इन अणु को थोड़ी सी ऊर्जा मिली ये वंडरवाल आकर्षण बल के विपरीत दिशा में गति करके एक दूसरे से दूर हो गए। अब यहाँ पे अब तक हम गर्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अवयवी कण अभी भी अपने स्थान पे ही है। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर अवयवी कण आयन हैं जिनके मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण बल कार्य कर रहा है। तो इनको थोड़ी ऊर्जा तो मिली है, लेकिन इस ऊर्जा से ये जो अवयवी कण हैं एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी आकर्षण उनको रोके हुए है। अभी उनको इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाई है कि वो एक दूसरे से दूर हो पाए आकर्षण बल के विरुद्ध। तो थोड़ा और गर्म करते हैं और गर्म करते हैं, काफ़ी देर तक गर्म करने के बाद हम ये पाते हैं कि अवयवी कण एक दूसरे से दूर हो पाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब सहसंयोजक यौगिक को हमने गर्म किया तो यह जल्दी पिघल गया। अवयवी कणों के एक दूसरे से दूर जाने का अर्थ है कि जो पदार्थ ठोस रहा होगा वो द्रव बन गया होगा, या द्रव रहा होगा तो गैस बन गया होगा। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ी, मतलब ज़्यादा समय लगा। इस आधार पे हम कहते हैं कि यहाँ पे गलनांक निम्न है और यहाँ पे गलनांक उच्च है। अब क्वेश्चन है कि इसको हम लिखेंगे कैसे? तो चलिए इसको लिख के दिखाते हैं। क्योंकि आयनिक यौगिकों में अवयवी कणों के मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण बल होता है और इस वजह से उनको ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होती है एक दूसरे से दूर जाने के लिए। एक दूसरे से दूर जाने का अर्थ है कि पिघलने के लिए या फिर वाष्पित होने के लिए। तो इनके गलनांक या क्वथनांक उच्च हो गए। और यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि सहसंयोजक यौगिकों में अवयवी कणों के मध्य दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल होता है जो कम ऊर्जा से ही तोड़ा जा सकता है। तो थोड़ा गर्म करने पे ये वांडरवाल बल टूट गया और अणु एक दूसरे से दूर चले गए, अर्थात थोड़ा सा गर्म करके हम ठोस को द्रव में परिवर्तित कर पाए, अर्थात यहाँ पे गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। उम्मीद है बात आपको क्लियर हो गई है। तो चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि गलित अवस्था तथा जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। जबकि सहसंयोजक यौगिक ठोस अवस्था, गलित अवस्था तथा जलीय विलयन की अवस्था तीनों रूपों में विद्युत के कुचालक होते हैं। थोड़ा रीजन को समझते हैं। तो पहले बात करते हैं आयनिक यौगिकों की। तो आप जानते हैं आयनिक यौगिकों के अवयवी कण आयन होते हैं जो आपस में प्रबल विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं,
और ठोस अवस्था में ये आयन बहुत पास होते हैं और इसलिए यह जो आकर्षण है बहुत स्ट्रांग होता है। यह आकर्षण ठोस अवस्था में इतना मजबूत होता है कि आयनों को गति नहीं करने देता है, आयनों को रोके रखता है। और आप जानते हैं कि कोई पदार्थ चालक कब बनता है, जब उसमें या तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति हो या फिर आयनों की गति हो। तो आयनिक यौगिक में आयन तो हैं, लेकिन ठोस अवस्था में ये गति नहीं कर पा रहे हैं प्रबल विद्युत आकर्षण बल के कारण। तो ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक कुचालक हो गए। लेकिन अभी हमने देखा कि यदि हम इसको गर्म करके पिघला दें तो उस अवस्था में ये आयन एक दूसरे से दूर होंगे और आकर्षण बल इनके बीच का दुर्बल हो जाएगा और तब आयन गति के लिए उपलब्ध हो सकेंगे, यानी गति कर सकेंगे। और यदि आयन गति करने लगे तो पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो जब हमने गलित अवस्था लिया तो आयनों के मध्य का आकर्षण कम था, आयन गति कर पा रहे थे और विद्युत धारा का प्रवाह हो पा रहा था। ऐसे ही जलीय विलयन की अवस्था में जल के वजह से यह आकर्षण बल टूट जाता है या बहुत दुर्बल हो जाता है और फिर से आयन उपलब्ध हो पाएंगे गति के लिए। तो जलीय विलयन या गलित अवस्था में आयनिक यौगिकों के आयन मुक्त गति कर पाते हैं और इस वजह से उनमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। बात क्लियर है? जबकि यदि हम सहसंयोजक यौगिकों की बात करें तो आप जानते हैं कि यहाँ के अवयवी कण जो हैं वे अणु हैं और अणु जो हैं ये उदासीन हैं, अणु उदासीन ही होते हैं। तो यहाँ पे जब आयन भी नहीं है और साथ में मुक्त इलेक्ट्रॉन भी नहीं है तो फिर न तो आयनों की गति संभव है न तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति संभव है। तो चाहे इसको ठोस रूप में ले लो, चाहे द्रव रूप में ले लो और चाहे जलीय विलयन के रूप में ले लो, जब आयन और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं होगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई है। तो चलिए लिखते हैं इसको। तो क्योंकि आयनिक यौगिकों के आयन ठोस अवस्था में प्रबल विद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं, अतः गति करने के लिए उपलब्ध नहीं होते, जबकि गलित अवस्था तथा जलीय विलयन की अवस्था में आयन मुक्त रूप से गति कर सकते हैं, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। सहसंयोजक यौगिकों में विद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता है? क्योंकि सहसंयोजक यौगिकों में आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो विद्युत धारा के प्रवाह का कोई संभावना भी नहीं है। उम्मीद है कि पॉइंट आपको क्लियर है। तो चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। वैद्युत संयोजक यौगिक। दोस्तों, वैद्युत संयोजक यौगिक आयनिक यौगिक का ही दूसरा नाम होता है। तो वैद्युत संयोजक यौगिकों की कोई आणविक संरचना नहीं होती, जिसका कारण विद्युत संयोजक आबंध का अदिशात्मक होना है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे। अभी पहले सहसंयोजक यौगिकों की बात कर लें। तो सहसंयोजक यौगिकों की विशिष्ट आणविक संरचना या विशिष्ट ज्यामितीय संरचना होती है, जिसका कारण सहसंयोजक आबंध का दिशात्मक होना है। अब इन दोनों को एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है MgCl2 का। तो यहाँ पर क्या है कि मैग्नीशियम 2 क्लोरीन से जुड़ा है और क्योंकि आयनिक आबंध है तो यहाँ पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर Cl- बन गए हैं और Mg एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया है, इसलिए Mg2+ बन गया है। अब यहाँ पर ऐसी अरेंजमेंट हो सकती है कि एक Cl इधर है और एक Cl इधर है, बीच में Mg है। मतलब देखने में ये व्यवस्था एक लीनियर व्यवस्था दिख रही है, रेखीय व्यवस्था दिख रही है, आयनों की व्यवस्था। ठीक है। यदि यहाँ पर व्यवस्था कुछ अलग हो, जैसे यहाँ पे देखें आप 90 डिग्री के एंगल पे ये क्लोरीन आ गए हैं, Mg के 90 डिग्री के एंगल पे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। ध्यान रखें कि आयनिक यौगिकों में आयन अदिशात्मक रूप में जुड़े होते हैं, उनका कोई विशेष ओरिएंटेशन नहीं होता है, कोई फिक्स ओरिएंटेशन नहीं होता है। बस यहाँ पे क्या है कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया और विद्युत आकर्षण के कारण ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसकी ओरिएंटेशन कुछ और भी हो सकती है, जैसे Mg यहाँ है और इससे जुड़ा हुआ एक क्लोरीन यहाँ नीचे और एक क्लोरीन दूसरे साइड में नीचे। तो ये अदिशात्मक होते हैं। और यदि अदिशात्मक होंगे तो हम कहेंगे यहाँ पे कोई निश्चित आणविक संरचना नहीं है, किधर से भी आके जुड़ जा रहे हैं। तो कैसी आणविक संरचना? मतलब ये भी अपने स्थान पे सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, या इससे अलग भी MgCl2 की संरचना हमको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे कोई विशिष्ट आणविक संरचना नहीं।
जबकि सहसंयोजक यौगिकों की बात करें, उदाहरण लेते हैं जल की, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ये जो विशेष ओरिएंटेशन है ये फिक्स है और इसकी संरचना को हम कहते हैं कोणीय संरचना। अगर हम इस ओरिएंटेशन को बदल दें, इसको रेखीय बना दें, मतलब सीधा कर दें, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसी ही संरचना देखी जाती है H2O की, यानी जल के अणु की। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की रेखीय संरचना होती है, मतलब ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन सीधी एक रेखा में एक दूसरे से जुड़े हैं। इस संरचना को हम कहेंगे रेखीय संरचना। तो यहाँ पर यानी सहसंयोजक यौगिकों में जो अणु हैं इनकी विशिष्ट ज्यामितीय संरचनाएं हैं, जबकि आयनिक यौगिकों में नहीं। जो आगे इस चैप्टर में आपको थोड़ा और भी क्लियर हो जाएगा जब संकरण आप पढ़ेंगे और विस्पर थियरी पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए आगे अगले पॉइंट को देखते हैं। वैद्युत संयोजक यौगिक या इसको आयनिक यौगिक भी कहते हैं, जल या फिर अन्य ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। यहाँ पे ध्रुवीय विलायकों का अर्थ है जिसका परावैद्युतांक उच्च होता है, यानी कि जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी अधिक होता है। जबकि यदि सहसंयोजक यौगिकों की बात करें तो सहसंयोजक यौगिकों के अणु अध्रुवीय या नॉन पोलर या फिर वीकली पोलर यानी क्षीण ध्रुवीय होते हैं और सामान्यतः ये क्षीण ध्रुवीय या अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। ये जल तथा अन्य ध्रुवीय विलायकों में विलय नहीं होते। तो आयनिक यौगिकों की खास बात है कि सभी आयनिक यौगिक जल में अच्छे से घुल जाते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिक जल में आसानी से नहीं घुलते। अब इसका कारण क्या है? तो आप जानते हैं कि आयनिक यौगिकों में अवयवी कण जो थे वो आयन थे। आयन की जल से जो क्रिया है वो आसानी से हो जाती है, या फिर हम ऐसा कहते हैं जल जो है आसानी से आयनों के मध्य के आकर्षण को वीक करता है और उनको अपने में मिला लेता है। जबकि यहाँ पे नॉन पोलर चीजें हैं या फिर वीकली पोलर चीजें हैं तो जल इनके आकर्षण को नहीं तोड़ पाता है, और इसके पीछे का जो सिद्धांत है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो अभी ध्यान रखना है आपको कि आयनिक यौगिक जल में विलय होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिक प्रायः जल में अविलय होते हैं या अल्प विलय होते हैं। कुछ सहसंयोजक यौगिक आपको ऐसे मिलेंगे जो जल में घुल जाएंगे, जैसे चीनी, तो उसके लिए स्पेशल रीजन है जो आपको उस टॉपिक को पढ़ते समय मिलेगा। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपसे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की ये वीडियो देखने के लिए और हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।